पहले आई या फिर ओल्मेक? और फिर एक और सवाल आता है कि क्या वो अलग-अलग ग्रुप्स थे? मतलब जब 2 सिविलाइजेशंस इतने करीब हों, तो वो खुद को अलग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैंने अभी-अभी ओल्मेक्स और उनके माया से इंटरेक्शन पर एक पूरा शो फ़िल्म किया है, द ग्रेट कोर्सेज़ के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि ये अगले स्प्रिंग में आएगा। अच्छा। मुझे लगता है कि उन्होंने को-इवॉल्व किया और सच कहूँ तो आर्कियोलॉजी इस मामले में सबसे बड़ी दुश्मन है। हम कल्चर्स को ये नेम्स दे देते हैं। ये डिस्कशन इस बारे में है कि कैसे वो एक से दूसरे में इवॉल्व होते हैं। हम ऐसी लाइन्स ड्रॉ करते हैं जहाँ असल में कोई होती ही नहीं। हम ऐसे टाइम पीरियड्स बनाते हैं जहाँ एक कल्चर मैजिकली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है किसी और नाम में, जबकि मुझे पक्का यकीन है कि उस समय के लोगों को इन नामों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन माया और ओल्मेक दोनों ही मेसोअमेरिका में हो रही एक बड़ी इंटरैक्शन स्फीयर के 2 हिस्से हैं, जो एक बहुत ही डायनामिक टाइम था और ओल्मेक असल में रिलिजन वाला पार्ट ला रहे थे। लेकिन जितना कि मैं जानता हूँ दूसरी जगहों से टेक्नोलॉजी आ रही थी, जैसे कि सेरामिक टेक्नोलॉजी, हेमेटाइट मिरर्स बनाना, ऑब्सिडियन और अ, जैसे कि दूसरी स्टोन्स से टूल्स बनाना। ओल्मेक मेक्सिको के उस हिस्से में थे जहां जमीन पतली और दलदली हो जाती है, जिसे इस्थमस ऑफ तेहुआंतेपेक कहते हैं। वहीं ओल्मेक थे। फिर उनके ईस्ट में माया के लोग रहते थे। फिर वैली ऑफ ऑक्साका थी, जहां पर जापोटेक्स नाम के लोग उभर रहे थे। और फिर वैली ऑफ मेक्सिको थी, जो बाद में एस्टेक्स बनेगी, लेकिन उसमें अभी हजारों साल और बाकी थे। ये सारी जगहें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही थीं। और क्या हम और भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, जरूर। तो असल में मेसोअमेरिका और साउथ अमेरिका की बाउंड्री क्या है? और जो आपने अभी कहा कि ओल्मेक और माया, क्या हम थोड़ा ज्योग्राफी पर फोकस कर सकते हैं? ये कौन-सा टाइम पीरियड है? 1000 ईसा पूर्व? हाँ, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं जब ओल्मेक वहां थे, 1000 ईसा पूर्व उसका एक बढ़िया मिड पॉइंट है। ये करीब 1800 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 500 ईसा पूर्व तक ओल्मेक पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और फिर एक नई सिविलाइजेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज की वेव आती है। मेसोअमेरिका के संदर्भ में यहाँ आपके नक्शे को देखते हुए मैं कहूँगा कि लगभग चिहुआहुआ रेगिस्तान के बीच में, वहाँ ऊपर बाएं में, वो बाउंड्री की बात कर रहा है। उसके बाद एक बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट जहाँ लगभग कोई नहीं रहता। और अगर आप और नॉर्थ में जाओ तो वहाँ एंसेस्ट्रल पुएब्लो लोग थे, जो आज के अमेरिका के फोर कॉर्नर्स एरिया में थे। वो मेसोअमेरिकन नहीं थे, उनकी उनकी लाइफ अलग लाइफ थी। अलग थी। तो मॉडर्न मेक्सिको कहाँ खत्म होता है? मॉडर्न मेक्सिको वहीं खत्म होता है जहां माया लिखा है, जिसके चारों तरफ सफेद लाइन है, वो ग्वाटेमाला है। तो ग्वाटेमाला मेक्सिको को सेंट्रल अमेरिका से ज्यादातर काट देता है। समझ गया। मेसो अमेरिका सिर्फ होंडुरास के आधे रास्ते तक जाता है। और फिर असल में ये एक तरह का नो मैन्स लैंड है। आ, निकारागुआ और कोस्टा रिका और पनामा, वो सच में वो ना तो मेसो अमेरिका है और ना ही दक्षिण अमेरिका है। वो ज्यादा साउथ अमेरिका है क्योंकि वहां कुछ सोना है। लेकिन फिर बेसिकली आप पनामा के दूसरे साइड पर आ जाते हो और आप पूरी तरह से साउथ अमेरिका में हो जाते हो, दो अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी, जो लोग एंडीज पर हैं, वेस्ट कोस्ट पर। और फिर आपके पास है अमेजन। तो वेस्ट इंडीज़ और अमेज़न बहुत अलग-अलग हैं। जब आप इंडियन क्षेत्र का ज़िक्र करते हैं, तो क्या आप इसमें इंडीज़ और अमेज़न दोनों को शामिल करते हैं या सिर्फ़ इंडीज़ को ही मानते हैं? बस एंडीज और वहां से पैसिफिक महासागर तक का कोस्ट, यही इंडियन सभ्यता है जो इन पर्वतों और तटों के आसपास विकसित हुई थी। तो क्या माया सभ्यता इंडीज़ तक पहुँच पाई थी? यानी इंडियन क्षेत्र में भी उनका प्रभाव था? आर्कियोलॉजी यह साबित नहीं कर सकता, लेकिन यह लगभग निश्चित है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की। सबसे पहली बात, यह सोचना पक्षपाती होगा कि ये लोग दुनिया के दूसरी तरफ के लोगों की तरह नॉर्मल रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बारे में कई तरह के संकेत मिलते हैं। जैसे वो पहली सिरेमिक्स जो मैंने पहले बताई थी, जो माया ने बनाई थी, वो अजीब तरीके से सामने आते हैं। पहले से ही टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत उन्नत थे और इक्वाडोर में उनके पास ये सभी चीजें हजारों साल पहले से मौजूद थीं। तो बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, सोचते हैं कि सिरेमिक्स का आइडिया वास्तव में साउथ अमेरिका से माया तक आया।